हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को क्लास 11th का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूं और ये हम लोगों का जो चैप्टर 4 है आप लोगों का क्लास 11th का, इसका 5वां वीडियो है और बाकी 4 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोगों को। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देख लीजिएगा। और काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं था, तो मैं छत से थोड़ा गिर गया था, इसकी वजह से कुछ पैर में कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा था और वीडियो डेली नहीं पढ़ पा रहा था। तो लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मतलब डेली वीडियो प्रोवाइड कर दूं और अच्छे से आप लोगों को जो सिलेबस है उसको कवर करने का कोशिश किया जाएगा। टेंशन मत लीजिए आप लोग जितना वीडियो पढ़ा है पहले उसको क्लियर करते रहिए। हर एक चीज़ को आराम से समझते हुए चलिए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ठीक ना। क्योंकि फिजिक्स कई बार अगर एक बार समझ ले तो उसको बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक बार अच्छे समझ गए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस उसको रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, उसको से वो माइंड में रहेगा, ठीक ना। तो इसको बार बार नहीं पढ़ा जाता है, इसीलिए आराम से पढ़िए, कोई तेजी नहीं है, ठीक। और चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पीछे वाले लेक्चर में क्या हम लोग पढ़े थे थोड़ा वो देख लेते हैं। तो पीछे वाले लेक्चर में हम परिणामी निकालना सीखे थे, ठीक ना। तो परिणामी क्या होता है, अगर आर इक्वल टू और निकाला जाए तो वो था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही था परिणामी। और एक एंगल निकालना सीखे थे, अल्फा इक्वल टू होता है, मतलब अल्फा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स कोष्टक में q साइन थीटा अपान p प्लस क्यू कॉस थीटा, यही था। यही हमने दो सीखा था पीछे, तो यही दो हमने फार्मूला सीखा था निकालना। तो इसी पे हम लोग थोड़ा इसमें जो स्पेशल केस होते हैं, कुछ 3 केस होता है। अगर दो सदिश हो और उनके बीच 0 अंश कोण बने, उनके बीच 90 डिग्री कोण बने, उनके बीच 180 डिग्री कोण बने, तो क्या क्या मतलब इसमें स्पेशल केस हैं, बस यही देखने हैं। तो पहला अगर मान लीजिए, ये तो समझ गए ना, इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज करना है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और आप लोगों को समझना है तो पिछला क्लास देख करके ही ये देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक ना। तो बेहतरीन तरीके से चलिए खत्म करते हैं इसको, तो ये याद रखे रहिएगा। तो पहला इसमें से क्या है, तो इसमें से पहला जो है वो है पहला केस इसमें से देखा जाए तो केस में से पहला क्या था, जब थीटा इक्वल टू क्या हो 0 अंश, अर्थात इसका मतलब दोनों सदिशों के बीच दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, दोनों सदिश अर्थात दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में। मतलब अगर ए वेक्टर भी इधर जा रहा है, मतलब पी वेक्टर भी इधर जा रहा है और क्यू वेक्टर भी इधर जा रहा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसी दिशा में देख लीजिए, दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच, यहाँ पे थीटा एंगल क्या बनेगा 0 अंश, ठीक ना, क्योंकि इन दोनों के बीच दोनों एक ही ऊपर रहेंगे, एक ही ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में है, तो फिर एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया 0 अंश। तो अभी हम बताए हैं, जब हम थीटा बराबर 0 ले लिए तो अभी हमने रिजल्टेंट का फार्मूला जो परिणामी होता है, परिणामी, ठीक ना, परिणामी का मान क्या होता है, कर्णी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यही होता है, इतना होता है ना। अब देखिए कॉस थीटा का मान रखिए यहाँ पे, तो कॉस थीटा के मान पे, थीटा की जगह पे क्या रखना है 0 अंश, देखिए 0 अंश रखना है। तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, मतलब जहाँ कास थीटा है वहाँ पर हम 0 रखेंगे और उसका मान डायरेक्ट 1 रख देंगे, तो हो जाएगा कड़ी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक ना। यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या रहेगा 0 अंश रखेंगे ना, 0 अंश रखेंगे। तो 0 अंश का 0 अंश का मान क्या होता है, यहाँ पे का 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब इतना होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं ना। देखिएगा ए स्क्वायर मतलब ए के जगह पर पी है, बी के जगह पर क्यू है, तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे r बराबर हो जाएगा इतना, देखिएगा इतना मैच करा तो इसको a प्लस बी लिख दिया है, तो यहाँ पे p प्लस क्यू नहीं हो सकता है, p प्लस क्यू होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ठीक है।
और करड़ी जब हटेगा तो हाई स्क्वायर भी हट जाएगा। करड़ी का मतलब होता है 1/2, ठीक है। करड़ी का मतलब होता है 1/2। इसको सॉल्व किया जाए तो p प्लस क्यू के ऊपर क्या है 2 है, और करड़ी का मतलब होता है 1/2। देखिएगा 2 से 2 कट नहीं जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा। इसका मतलब r इक्वल टू क्या आ जाएगा p प्लस क्यू। और ये हो गया आप लोग का जब दो सदिशों के बीच, ठीक ना, जब दो सदिशों के बीच कोई एंगल ना बने, जीरो अंश हो, तो उस समय रिजल्टेंट जो होता है उन दोनों के योग के बराबर होता है। उसका परिणामी क्या होता है, उन दोनों के योग के बराबर होता है, मतलब p प्लस क्यू के रूप में। बस इतना ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, पहला फार्मूला क्या हम लिखे थे, पहला जो रिजल्टेंट का फार्मूला है वो हम बता चुके हैं, कड़ी में लिखे थे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसी में रखेंगे, ठीक ना, पहला वाला। और दूसरा वाला अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, यही ना, यही दोनों यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको रख दिएगा, ये इतना देख लीजिए। अब बचा है अल्फा ला, तो अल्फा ला देखिए, अब देखते हैं। अल्फा ला होता है tan इनवर्स, ठीक ना, क्यू तो वही है, क्यू रहने दीजिए, कास थीटा ना, थीटा का स्थान पे क्या रखना है, थीटा का स्थान पे देखिए जीरो अंश रखना है, साइन थीटा है तो साइन जीरो अंश अब बटे p प्लस क्यू कॉस जीरो अंश। अब एक बात बताइएगा, हम लोग पता है साइन जीरो अंश बराबर क्या होता है, जीरो होता है। कास जीरो अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो बस अल्फा बराबर tan इनवर्स, बस क्यू है तो क्यू रहने दीजिए, साइन जीरो अंश का मान क्या है, इंटू जीरो है तो जीरो कर दीजिए, अपॉन p प्लस क्यू, कास जीरो अंश का मान क्या है, इंटू 1 है तो 1 कर दीजिए। अब जीरो से इसमें गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो में कितना हो उससे भाग देंगे, सब का सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बराबर जीरो निकलेगा और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक। हाई tan इनवर्स इतने का मान क्या आ जाएगा, tan इनवर्स जीरो। तो tan इनवर्स जीरो, यहाँ पे अभी एक लाइन और लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स जीरो, इतना लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। अब देखिए tan इनवर्स जीरो है ना, tan इनवर्स जीरो का मान कितना होता है, tan इनवर्स जीरो मतलब tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो tan हो जाएगा। tan अल्फा का मान जीरो कब होता है, जब जीरो होता है। देखिए tan जीरो अंश पे जीरो होता है ना, तो बस tan जीरो अंश पे जीरो होता है, तो बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए, इसका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग वो भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो ठीक हुआ। तो पहला केस क्या था, जब थीटा बराबर जीरो अंश हो, तो इन दोनों फार्मूला में रख के हमने देख लिया। अब देखते हैं जो दूसरा केस है, उसमें जब थीटा बराबर क्या हो, 90 अंश हो, अर्थात दोनों सदिश लंबवत हूँ, एक दूसरे के लंबवत हूँ, ठीक ना। जैसे p वेक्टर मान लीजिए ऊपर गया तो q वेक्टर इधर जा रहा है, ये वाला जब इन दोनों के बीच कोण क्या हो, 90 अंश बनता हो, यही क्या है, थीटा का मान है। देख लीजिए, जब दोनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, p ऊपर है तो ये इधर है, 90 अंश हुआ। अब देखिए, अब जो परिणामी है उसको निकाला जाए। पहले परिणामी बराबर होता है r इक्वल टू कड़ी में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा था, तो थीटा का स्थान पे क्या रखना है, 90 अंश, तो 90 रख दीजिए, सिंपल। r इक्वल टू अंडर रूट, इन सबको वैसे रखेंगे, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए हम लोग को चूंकि पता है कि कास 90 अंश बराबर होता है क्या, जीरो, कास इसका मान रखिए जीरो, 2pq इंटू जीरो, इस सब में गुणा करेगा तो ये सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब जब दो सदिश के बीच अगर कोण 90 अंश बने, जब वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो उस समय क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है उन दोनों के करड़ी में जो उसका होता है, जो सदिश होंगे उनका होल स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है दोनों को करड़ी में। तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब अल्फा देखते हैं, अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा
अपान पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो थीटा का स्थान पे तो हम लोग को 90 अंश रखना है, यहाँ पे भी 90 अंश रखना है। क्लियर? चूंकि हम लोग को पता है साइन 90 अंश बराबर होता है 1 और कास 90 अंश बराबर होता है 0। चूंकि इतना चीज़ हम लोग पता है। अब उठा के मान रख दीजिएगा इसमें, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स, ठीक है। क्यू का मान वही है तो रहने दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान क्या है, इंटू 1 है तो 1 कर दीजिए, अपान पी प्लस क्यू कर दीजिए इंटू कॉस 90 डिग्री का मान 0। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्यू का 1 में गुणा होगा तो क्यू ही रह जाएगा, अपान है तो अपान पी प्लस, यहाँ पे देखिए इसका क्यू का जब 0 में गुणा होगा ना तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 में जब पी जोड़ेंगे तो पी ही बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, अल्फा और tan इनवर्स क्यू बाई पी हो जाएगा। और यही एग्जैक्ट इसका मान आएगा जब दोनों सदिशों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता हो तो उस समय इतना मान आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए तीसरा केस क्या कहता है। तीसरा केस, जब थीटा इक्वल्स टू क्या हो, 180 डिग्री हो, मतलब 180 अंश हो, अर्थात दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो। विपरीत कैसे? यहाँ से मान लीजिए पी वेक्टर इधर जा रहा है तो क्यू वेक्टर इधर जाएगा। देखिए एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा बराबर क्या बनेगा, 180 अंश। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, नीचे बना दे रहा हूँ उसको। मान लीजिए पी वेक्टर उधर जा रहा है और क्यू वेक्टर इधर जा रहा है। देखिए एक उधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और इस सिचुएशन में जो थीटा का मान है वो क्या बनेगा, 180 अंश। ठीक है ना, इस समय क्या बनेगा, 180 अंश। तो सिंपली बात है। तो मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। तो यहाँ पे साइन, अब देखिए रिजल्टेंट लिखते हैं, परिणामी क्या होता है, परिणामी होता है r बराबर करणी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये होता है ना। तो थीटा का मान क्या है, देखिए कॉस थीटा कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान होता है -1। ठीक, कॉस 180 अंश का मान होता है -1। यहाँ पे कॉस थीटा का स्थान पे क्या रखना है, 180 अंश। तो कॉस 180 अंश। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए r इक्वल्स टू √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1। वो भी किसका, कास 180 अंश का मान रखे हो गए। अब यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq। अब ध्यान से देखिएगा, एक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ये बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे a के जगह पर p दिया है, b के जगह पर q दिया है, तो क्या हम लोग इसको इतना नहीं लिख सकते हैं, कर्ण में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और ये जब कर्ण है तो ये दो हट जाएगा, ये दो हट जाएगा, कर्ण हट जाएगा। तो r इक्वल्स टू, और आप लोग इसको लिखना चाहे तो p माइनस क्यू पर कर्ण का ये दो है, कर्ण का मतलब होता है 1/2, 2 से 2 काट दीजिए तो यह हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर अल्फा निकाला जाए, अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर होता है tan इनवर्स क्यू कॉस, देखिए ऊपर होता है साइन 180 अंश हो जाएगा, अब बटे p प्लस क्यू कॉस 180 अंश। अब ध्यान देखिएगा, साइन 180 अंश बराबर होता है 0 और कॉस 180 अंश बराबर होता है -1। फटाक से उठा के मान रख दीजिए, अल्फा बराबर tan इनवर्स क्यू, और यहाँ पे क्या है इंटू 0 हो जाएगा, कास 180 अंश का मान क्या है 0 है तो 0 रख दीजिए, बटे p प्लस क्यू इंटू -1 हो जाएगा,
जब ऊपर जीरो है तो इसको गुणा करेगा इसमें, तो इसको जीरो कर देगा। जीरो में कुछ भी से भाग देंगे तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा। का टेन इनवर्स कितने जीरो अंश का होता है, तो जीरो का मान होता है, इसका मतलब अल्फा बराबर जीरो हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जीरो आएगा और टेन का जो जीरो अंश पे मान होता है वो जीरो ही होता है, इसलिए टेन इनवर्स जीरो का मान हो जाएगा जीरो। इसीलिए यही 3 स्पेशल केस था, जो जीरो अंश हो था पहला, दूसरा कहाँ गया, हाँ जब 90 अंश होगा, तीसरा जब 180 अंश होगा। देखिए 90 अंश पे एक दूसरे के लंबवत होंगे, जीरो अंश पर एक ही दिशा में होंगे, और 180 अंश पर दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जब एक दूसरे के विपरीत होंगे तो रिजल्टेंट आर बराबर पी माइनस क्यू होगा, और जो अल्फा का मान होगा वो जीरो होगा। और इसी तरह अगर इसमें बात किया जाए तो जो इसमें जो परिणामी होगा वो आर इज टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, और अल्फा इज टू टेन इनवर्स क्यू बाई पी हो जाएगा। ठीक, अब इतना आप लोग को आई होप क्लियर हुआ होगा, और ना समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा, और इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। तो अगला जो हेडिंग है वो है सदिशों का योग विश्लेषणात्मक विधि। जो सदिशों का योग करना है वो विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा करना है, ठीक ना। तो ये देखिए क्या होता है, ये ना दो सदिश दिए रहेंगे, उनको जोड़ना होता है, और किस नियम से जोड़ना है अभी इसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं सिर्फ दो सदिशों के लिए बात करूं, दो सदिशों के लिए, तो देखिए ये जो नियम होता है ना, इसमें क्या होता है, सदिशों के संगत घटकों के साथ जोड़ना ही सदिश योग विश्लेषणात्मक विधि कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है, जो सदिशों का योग है वो विश्लेषणात्मक विधि कब कहलाता है, जब उसके संगत घटकों के साथ जब जोड़ते हैं। तो अब संगत घटक क्या कहलाता है, तो देखिए अगर जो मैं दो सदिशों के लिए निकालूं, मतलब दो सदिशों के लिए नहीं, दो घटक के लिए, ठीक ना, दो घटक के लिए मान लीजिए निकाल रहा हूँ, दो घटकों के लिए, दो घटक के लिए निकालूं, ठीक ना। तो मैं क्या बताया था कि दो घटक के लिए, यानी कि ये मान लीजिए कि ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, हो गया ना। इसको हम लोग जो इसका एकांक वेक्टर होता है उसे आई कैप से प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका जे का जो वाई का होता है उसे हम जे कैप से प्रदर्शित करते हैं। और इसके ये क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है जो जीरो से प्रदर्शित करते हैं, और यही होता है। और इसमें मान लीजिए मैं ए वेक्टर ले लूँ, इसमें बी वेक्टर ले लूँ, तो अगर मान लीजिए ए वेक्टर ले रहा हूँ, माना ए वेक्टर बराबर ए एक्स, ये एक्स अक्ष पे मैं ले रहा हूँ ए एक्स, इस पे जो इस घटक पे जो सदिश का जो दिशा बताने वाला होता है वो क्या है, वो आई कैप होता है, प्लस ये क्या है, इसको ए है तो ए ले रहा हूँ, लेकिन ये किस पे लिया जा रहा है, वाई एक्स पे लिया जा रहा है, तो वाई एक्स हो गया। और इसका जो सदिश को जो निरूपित करता है, जो बताता है दिशा, वो क्या है, वो जे कैप है, तो जे कैप हो गया। ठीक, इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं बी वेक्टर ले रहा हूँ, इसी प्रकार, ठीक, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं ए पे क्या ले लूँ, बी ले लूँ, और मतलब बी और एक्स है तो एक्स कर लूँ, तो बी एक्स हो गया, एक्स उस पे ले रहा हूँ तो, और इस पे जो दिशा को बताता है वो कौन बताता है, आई कैप बताता है, प्लस है तो प्लस, इस पे भी मैं क्या ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, और किस अक्ष पे है तो वाई अक्ष पे है, और इस पे दिशा कौन बताता है तो जे बताता है, जे कैप।
और ये जो कैप लगा रहता है, जो टोपी लगा रहता है नुकीला, ये क्या होता है, एकांक सदिश होता है। और ये मैं सब बता चुका हूँ पीछे क्लास में, सब एकांक सदिश होता है। एकांक मतलब जिसका परिमाण एक होता है, ठीक ना। और ये सिर्फ दिशा बताता है, दिशा बताने के लिए होता है, तो ये दिशा बता रहे हैं सब, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी हम लोग को पता है, परिणामी पता है क्या, आर वेक्टर इक्वल टू, परिणामी आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होता है, ठीक। तो ए और बी का मान रख दीजिए इसमें, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर का क्या मान है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, हो गया। अब इसका देखिए प्लस बी का बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये होता है। अब आई वाला आई के साथ जोड़ दीजिए और जे वाला जे के साथ जोड़ दीजिए, यही बोला है, संगत घटकों को एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए आई आई क्या है, एक घटक वाले हैं, तो इनको आपस में एक साथ करके जोड़ दिया जाएगा। इसमें ही कहा है संगत घटक, संगत मतलब आई आई वाला एक साथ, जे जे वाला एक साथ, यही होता है संगत घटक। आई आई वाला एक साथ और जे जे वाला एक साथ, यही होता है संगत घटक। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, ये इधर जाएगा तो प्लस बी एक्स आई कैप, और प्लस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप और प्लस बी वाई जे कैप। इसमें से आई का मन कर लूँ तो आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस इसमें से और जे का मन कर लूँ तो ए वाई प्लस बी वाई और जे कैप का मन कर लूँ, बस। अगर मान लीजिए यदि ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर हम लोग आर एक्स मान लें, ठीक, और ए वाई प्लस बी वाई बराबर हम लोग आर वाई मान लें, तो उठा के मानवा इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, क्योंकि देखिए ए एक्स प्लस बी एक्स इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, आर एक्स रख सकते हैं, और ए वाई या बी वाई, ए वाई बी वाई के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, आर वाई रख सकते हैं। इसका मतलब आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान रखिए, तो ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एक्स आई कैप प्लस इसका हो जाएगा आर वाई जे कैप, इसका हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो यही होगा, ठीक ना। और एक बात बताइए, ये जो होता है तो आर एक्स का मान हम लोग इतना इतना मान लिए हैं, ठीक, आर एक्स बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो ये तो एक्स अक्ष वाला है और ये वाई अक्ष वाला है, तो इसको अब यहाँ नहीं लिखा जाएगा। तो आर एक्स और आर वाई हो गया, ठीक ना। अब पूछिए कैसे, यहाँ पे इसको हटाया जाएगा कैसे, चलिए हम बता रहे हैं। इसका हम लोग परिणामी निकाल देते हैं। इसका परिणामी कैसे निकालेंगे, जब दो सदिशों का योग कैसे होगा, कौणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं हाई कौणी में इसका परिणामी निकाल चुका हूँ, मैं पीछे बता चुका हूँ कैसे। आर वेक्टर इक्वल टू, इसको निकालिए, कौणी में कर दीजिए, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। और यहाँ पे आई और जे हट गया, देख लीजिए, यही नियम होता है हटाने का। यहाँ आई नहीं रहेगा, लेकिन कैसे नहीं रहेगा, जब यहाँ ऐसे करेंगे तो। क्लियर हुआ इतना, दो के लिए क्लियर हुआ। पहला मान लेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, बी वेक्टर मान लेंगे ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, और कैसे मानते हैं देख देख के, ठीक ना। पहले एक्स अक्ष पे लेंगे तो एक्स रहेगा, इस पे क्या दिशा बताता है, आई बताता है। दूसरा लेंगे वाई अक्ष पे तो इस पे वाई हो जाएगा, वाई अक्ष पे है तो इस पे क्या दिशा बताता है, जे कैप, तो जे हो गया। ऐसे ही बी वाला मान लेंगे इसी प्रकार। अब इसको आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से कर देंगे, इसके साथ जोड़ेंगे तो संगत घटक को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि विश्लेषणात्मक विधि है और इसमें संगत घटकों को ही जोड़ा जाता है। तो ऐसे जोड़ लेंगे आप लोग, ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जोड़ते इसके बराबर इतना मान लेंगे और इसके बराबर इतना मान लेंगे और रख देंगे, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और आई कैप जे कैप को हटाना है, यहाँ पे हटाना है हम लोग को, परिणामी चाहिए। परिणामी कैसे निकलता है, आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा कौणी में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ये होता है। और यहाँ पे ए एक्स और ए वाई होता तो
ax² प्लस ay², bx और by होता तो जो रहेगा उसी का होल स्क्वायर कर देंगे और आई और जे कैप वो करनी में करना है, तभी रिजल्टेंट निकलता है, उसका परिणामी निकलता है। परिणामी मतलब उसका मेन निचोड़, जो परिणामी कौन होता है, जो उन दोनों के निचोड़ से बनता है, ठीक ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तीसरे के लिए पढ़ना है ना, 2 के लिए हो गया, ठीक। हाँ अब देखिए दूसरा, इसमें से 3 घटकों के लिए, अब 3 घटक बनाने हैं ना। अब देख लीजिए ऐसे बनेगा, या x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये z अक्ष हो गया। 3 घटक हो गए, पहला दूसरा तीसरा। इस पे क्या दिशा बताता है, आई कैप। इस पे y पे क्या बताता है, जे कैप। जो z पे होता है वो क्या बताता है, के कैप बताता है। अब सबका मिल गया, सेम यही काम करते हुए चले जाना है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या किए थे, ए वेक्टर मान लिए थे, तो माना ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, हाँ पहला लेंगे ए, किस पे लेंगे, x अक्ष पे। चलिए 3 गो अक्ष है ना, तो 3 गो ए लिख लीजिए, ठीक है, 3 गो ए लिख लीजिए। पहला लेंगे x पर, दूसरा लेंगे y पर, तीसरा लेंगे z पर। पहला में दिशा कौन बताता है, आई कैप बताता है। दूसरा में दिशा कौन बताता है, जे कैप बताता है। तीसरा में कौन दिशा बताता है, के कैप बताता है। प्लस प्लस कर लीजिए। और इसी प्रकार बी को मान लीजिए, बी वेक्टर, इसमें भी बी 3 को लिख लीजिए। पहले लेना है x पर, दूसरा लेना है y पर, तीसरा लेना है z पर। इस पे कौन दिशा बताता है, आई कैप बताता है, प्लस है तो प्लस। दूसरे में कौन बताता है, जे कैप बताता है, प्लस है तो प्लस। और तीसरे में क्या बताता है, के कैप बताता है। हो गया, यही मानना था हम लोग को। कैसे मानना था ये भी देख लिया आप लोग। अब जो रिजल्टेंट है, जो परिणामी निकलना, वो कैसे निकलेगा, परिणामी आर होता है, इन दोनों को मिला के आर वेक्टर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इतना होता है, ठीक। अब उठा के मान फटाक से रखिए, तो आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, ए का मान क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी प्रकार आप बी का मान रखेंगे, ए का मान रख दिए ए के स्थान पे, ठीक। देख लीजिए ए वाला है, ए का स्थान रख दिए। अब बी वाला उठा के बी के स्थान पर रखेंगे, तो बी वाला हो जाएगा, तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, देख लीजिए, प्लस बी जेड के कैप, इतना हुआ। अब संगत घटक को एक साथ करना है, मतलब आई को आई के साथ, ए वाई को बी वाई के साथ, मतलब आई को वाई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ। बस आर वेक्टर इज टू संगत घटक को एक पास करेंगे तभी ना। क्या कहा है, संगत घटकों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो संगत घटक को जोड़िए, ए एक्स आई कैप प्लस ये वाला बी एक्स जे कैप, नहीं आई कैप है ना, आई कैप है, एक्स है तो आई कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप प्लस ये वाला खत्म, जे वाला बी वाई जे कैप प्लस और फिर क्या मिलेगा, हाँ ए जेड के कैप वाला जोड़ लीजिए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी जेड के कैप। देख लीजिए, हाई के कैप एक पास हो गया दोनों, हाई आई कैप नहीं हाई जे कैप इन दोनों को एक पास कर दिया हमने, इन दोनों को एक पास, और आई कैप को देख लीजिए एक पास कर दिया हमने। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, आई कैप कॉमन हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस है तो प्लस, इसमें हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई और जे कैप हो जाएगा, अब प्लस इसमें हो जाएगा ए जेड प्लस बी जेड के कैप, इतना हुआ। अब यहाँ तक आए थे, देख लीजिए यहाँ तक आ गए हैं। अब मानना है, यदि एक काम कीजिएगा, ये बना लीजिएगा फिगर, हम इसको मिटा रहे हैं, फिगर को बना लीजिएगा स्टॉप करके। अब इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को जगह चाहिए थोड़ा सा। अब देखिए, यदि ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर हम लोग आर एक्स मान लें,
ए वाई प्लस बी वाई बराबर हम लोग आर वाई मान लें, ए जेड प्लस बी जेड बराबर हम लोग आर जेड मान लें, तो क्या होगा, मान रखिए इसमें आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एक्स आई कैप प्लस इतने का स्थान पे क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा। देखिए आर एक्स माने अब बी एक्स ए वाई और बी वाई की जगह पर आर वाई माने हैं, तो आर वाई रख दीजिए यहाँ पे, आर वाई जे कैप है तो जे कैप कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और ए जेड और बी जेड है, इसके स्थान पे क्या रखना है, आर जेड रखना है, तो यहाँ पे आर जेड रख दीजिए और के कैप हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। हम लोग को इनको हटाना है, इनको, तो इसका क्या करेंगे, खड़ी चढ़ा देंगे, कड़ी चढ़ाने क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, और यही हो जाएगा आप लोग का फाइनली आंसर। आर एक्स यही हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो तीनों के जो ये होते हैं ना मैग्नीट्यूड, ये क्या है सारे क्या है, एक अंक है, अंक कहते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। जो इतना तक आप लोग को समझ आया ना कैसे कैसे जोड़ते हैं, इतना प्रोसेस आप लोग समझ जाइए बस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, और बहुत दिन के बाद ये लेक्चर लेकर के आया हूँ, तो आप लेक्चर आप लोगों को मिलता रहेगा डेली टू डेली, और एक एक वीडियो अब आप लोग देखते जाइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और इस समय तो छुट्टी चल रहा है आप लोगों को गर्मी का, तो इसमें आप लोग पढ़ाई करते रहिए थोड़ा थोड़ा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।